नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ख्याली दुनिया में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया बनाती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। ये कहानी है पुनर्जन्म बदले की आग की, जिसमें एक लड़की आर्या का संघर्ष और प्रतिशोध की ज्वाला की कहानी है। क्या होगा जब एक इंसान को उसकी जिंदगी में मिले धोखे का हिसाब लेने का मौका मिले? क्या वह अपने पुराने दर्द को पीछे छोड़ पाएगी या फिर बदले की आग उसे भस्म कर देगी? आइए, हम आपको ले चलते हैं आर्या के इस रोमांचक सफर पर, जहां हर कदम पर रहस्य और चमत्कारी घटनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं ये यात्रा पुनर्जन्म बदले की आग के पहले अध्याय से। अध्याय 36 काले रहस्यों का पर्दाफाश। परिचय। आर्या अब अपने सबसे बड़े वार की तैयारी कर रही थी। उसका लक्ष्य सिर्फ रोहन और निशा को खत्म करना नहीं था, बल्कि वह अपने पूरे परिवार को उसकी गलतियों का हिसाब देना चाहती थी। इस अध्याय में आर्या की योजनाएं अपने चरम पर पहुंचती हैं। भाग 1। जाल बिछाने की योजना विस्तारित। आर्या ने अपनी अगली चाल की योजना बनाने के लिए अपने सहयोगियों विजय, साक्षी और वकील अरुण को बुलाया। इस बार वह कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। ये लड़ाई सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं थी, यह उसकी आत्मा की शांति का सवाल था। बैठक की शुरुआत। आर्या ने एक बड़ी टेबल पर दस्तावेज, फाइलें और लैपटॉप रखे। उसकी आंखों में दृढ़ता और आवाज में आत्मविश्वास झलक रहा था। हमारे पास सिर्फ एक मौका है, उसने कहा। अगर यह योजना असफल हुई, तो वे फिर से बच निकलेंगे। विजय ने पूछा, तुम्हारे पास क्या सबूत हैं, और इसे इस्तेमाल कैसे करना है? आर्या ने अपनी फाइलें खोलते हुए कहा, ये रहे वो सबूत जो मैंने पिछले कुछ महीनों में इकट्ठा किए हैं। रोहन की कंपनी के नकली अकाउंट्स, निशा की ब्लैकमेलिंग के वॉयस नोट्स और उनके बैंक ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड। अब हमें इन्हें सही समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल करना है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। योजना की बारीकियां। साक्षी, जो तकनीकी मामलों की विशेषज्ञ थी, ने कहा, हमें मीडिया का सहारा लेना होगा। अगर यह खबर जनता के सामने पहले आती है, तो कोर्ट पर भी दबाव बनेगा। विजय ने सहमति में सिर हिलाया। मगर यह भी सुनिश्चित करना होगा कि रोहन और निशा को पहले इस बात की भनक न लगे। आर्या ने एक नक्शा और टाइमलाइन बनाते हुए कहा, सबसे पहले हमें निशा के खिलाफ उसकी खुद की चाल का इस्तेमाल करना होगा। मैं चाहती हूँ कि निशा को ऐसा लगे कि मैं अब भी उसकी दोस्त हूँ। इससे वह मुझ पर भरोसा करेगी और अपनी कमजोरियां उजागर करेगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहला कदम। साक्षी ने सुझाव दिया, हम निशा को एक जाल में फंसाने के लिए उसकी सबसे बड़ी कमजोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वह हमेशा पैसों के लिए लालची रहती है। अगर हम उसे कोई बड़ा ऑफर दें, तो वह बिना सोचे समझे उसे स्वीकार कर लेगी। आर्या मुस्कुराई। सही कहा, लेकिन यह ऑफर मेरी तरफ से नहीं आएगा। विजय, ये तुम्हारा काम होगा। तुम उसे बताओगे कि रोहन ने उसकी पीठ पीछे उसे धोखा दिया है। उससे कहो कि वह हमारे साथ आ जाए। विजय ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है। मैं उसे यह यकीन दिला दूंगा कि वह अगर हमारे साथ नहीं आए, तो वह सब कुछ खो देगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरा कदम। वकील अरुण ने कहा, मगर निशा के भरोसे में आने से पहले हमें रोहन को कमजोर करना होगा। उसके खिलाफ जो सबूत हैं, उन्हें हमें धीरे धीरे लीक करना होगा। इससे वह दबाव में आ जाएगा। आर्या ने हामी भरी, मगर इसे लीक करने का सही तरीका चाहिए। साक्षी, क्या तुम सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स का इस्तेमाल कर सकती हो? साक्षी ने आत्मविश्वास से कहा,
मुझे बस कुछ घंटों का समय दो। मैं इसे इस तरह फैलाऊंगी कि रोहन के पास सफाई देने का कोई मौका न बचे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। योजना का निष्कर्ष। बैठक के अंत में सभी ने अपनी भूमिकाएं स्पष्ट कर ली। विजय को निशा से संपर्क करना था, साक्षी को सोशल मीडिया और मीडिया हाउस को हैंडल करना था, और वकील अरुण को कोर्ट में दस्तावेज पेश करने की तैयारी करनी थी। बैठक खत्म होते ही आर्या खिड़की के पास खड़ी हो गई। बाहर बारिश हो रही थी। उसने अपने भीतर उठते हुए तूफान को महसूस किया। अब ये खेल खत्म होने वाला है, उसने मन ही मन सोचा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस तरह आर्या ने एक ऐसी योजना बनाई जिसमें उसकी हर चाल दुश्मनों के लिए शिकंजा बनकर काम करती। हर कदम के साथ वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रही थी। जारी रहेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्या इसे और विस्तार चाहिए? पहला कदम। साक्षी ने सुझाव दिया, हम निशा को एक जाल में फंसाने के लिए उसकी सबसे बड़ी कमजोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वह हमेशा पैसों के लिए लालची रहती है। अगर हम उसे कोई बड़ा ऑफर दे, तो वह बिना सोचे समझे उसे स्वीकार कर लेगी। आर्या मुस्कुराए। सही कहा, लेकिन यह ऑफर मेरी तरफ से नहीं आएगा। विजय, ये तुम्हारा काम होगा। तुम उसे बताओगे कि रोहन ने उसकी पीठ पीछे उसे धोखा दिया है। उससे कहो कि वह हमारे साथ आ जाए। विजय ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है। मैं उसे यह यकीन दिला दूंगा कि वह अगर हमारे साथ नहीं आई, तो वह सब कुछ खो देगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरा कदम। वकील अरुण ने कहा, मगर निशा के भरोसे में आने से पहले हमें रोहन को कमजोर करना होगा। उसके खिलाफ जो सबूत हैं, उन्हें हमें धीरे धीरे लीक करना होगा। इससे वह दबाव में आ जाएगा। आर्या ने हामी भरी, मगर इसे लीक करने का सही तरीका चाहिए। साक्षी, क्या तुम सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स का इस्तेमाल कर सकती हो? साक्षी ने आत्मविश्वास से कहा, मुझे बस कुछ घंटों का समय दो। मैं इसे इस तरह फैलाऊंगी कि रोहन के पास सफाई देने का कोई मौका न बचे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। योजना का निष्कर्ष। बैठक के अंत में सभी ने अपनी भूमिकाएं स्पष्ट कर ली। विजय को निशा से संपर्क करना था, साक्षी को सोशल मीडिया और मीडिया हाउस को हैंडल करना था, और वकील अरुण को कोर्ट में दस्तावेज पेश करने की तैयारी करनी थी। बैठक खत्म होते ही आर्या खिड़की के पास खड़ी हो गई। बाहर बारिश हो रही थी। उसने अपने भीतर उठते हुए तूफान को महसूस किया। अब ये खेल खत्म होने वाला है, उसने मन ही मन सोचा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस तरह आर्या ने एक ऐसी योजना बनाई जिसमें उसकी हर चाल दुश्मनों के लिए शिकंजा बनकर काम करती। हर कदम के साथ वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रही थी। भाग 2। परिवार के भीतर अस्थिरता विस्तारित। आर्या की योजनाएं धीरे धीरे अपने अंजाम तक पहुंच रही थीं। लेकिन जैसा कि वह जानती थी, रोहन और निशा की कमजोरी उनका लालच और अहंकार था, जो उनके परिवार में भी अस्थिरता की वजह बन रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कमजोर कड़ियां। रोहन और निशा का रिश्ता जितना बाहर से मजबूत दिखता था, भीतर से उतना ही कमजोर था। निशा को हमेशा लगता था कि रोहन उसे पूरी तरह से अपने प्लान्स में शामिल नहीं करता। वह उसकी हर गतिविधि पर नजर रखती थी। एक शाम निशा ने रोहन को फोन पर किसी से बातें करते हुए सुना। हमें ये डील किसी भी कीमत पर करनी होगी। निशा को इस बारे में पता न चले।
वह कुछ ज्यादा ही सवाल पूछने लगी है। ये सुनकर निशा का गुस्सा भड़क उठा। उसने उसी वक्त तय कर लिया कि अब वह रोहन पर भरोसा नहीं कर सकती। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंदरूनी टकराव। अगली सुबह निशा ने रोहन से बात करने की कोशिश की। तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो, रोहन। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तो हम ये सब साथ में नहीं कर सकते। रोहन ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, तुम हर बात को जरूरत से ज्यादा तूल देती हो, निशा। ये सब सिर्फ बिजनेस की बातें हैं। तुम इसे समझ नहीं पाओगी। समझ नहीं पाओगी। निशा ने तिलमिलाते हुए कहा, तुम्हें लगता है मैं सिर्फ एक मूर्ख कठपुतली हूँ, जो तुम्हारे इशारों पर नाचती रहेगी। अब से मैं हर चीज पर अपनी नजर रखूंगी। आर्या का खेल। इस टकराव की खबर आर्या तक पहुंची। उसने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का मन बनाया। उसने विजय को बुलाकर कहा, निशा और रोहन के बीच दरार डालने का ये सही मौका है। हमें निशा को ऐसा महसूस कराना होगा कि रोहन उसे धोखा दे रहा है। विजय ने पूछा, ये कैसे करेंगे? आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हम रोहन के नकली बैंक ट्रांजैक्शन और उसकी छिपी हुई संपत्तियों के दस्तावेज निशा तक पहुंचाएंगे। साक्षी, तुम ये काम करोगी। निशा को गुमनाम मेल के जरिए ये सब भेजो। साक्षी ने कहा, ये बहुत आसान होगा। निशा को पहले ही रोहन पर शक है। यह मेल देखकर वह पूरी तरह से टूट जाएगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निशा की प्रतिक्रिया। जैसे ही निशा ने मेल देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रोहन ने ये सब मुझसे छिपा रखा था। ये सब मेरे साथ कैसे कर सकता है? उसने गुस्से में रोहन का सामना किया। तुमने मुझे धोखा दिया, रोहन। यह क्या है? ये बैंक ट्रांजैक्शंस, ये प्रॉपर्टीज। तुम्हें लगा मैं कभी नहीं जान पाऊंगी। रोहन, जो पहले ही दबाव में था, अपना गुस्सा नहीं रोक पाया। हाँ, मैंने किया। तो क्या कर लोगी तुम? ये सब तुम्हारे बस का नहीं है। अगर तुम्हें यहाँ रहना है, तो अपनी सीमा में रहो। निशा के अंदर आग सुलगने लगी। अगर तुम मुझे अपने बराबर नहीं मानते, तो देखो अब मैं क्या करती हूँ। तुम्हारी हर चाल को मैं पलट कर दिखाऊंगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। टकराव का फायदा। ये सब आर्या की योजना का हिस्सा था। निशा और रोहन के बीच की दरार अब इतनी गहरी हो चुकी थी कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। आर्या ने अपने सहयोगियों से कहा, अब समय आ गया है कि हम अगला कदम उठाएं। रोहन और निशा की लड़ाई हमें आगे बढ़ने का पूरा मौका देगी। भाग 3। एक अप्रत्याशित मोड़ विस्तारित। आर्या ने अपनी योजना को व्यवस्थित और नियंत्रित तरीके से अंजाम देना शुरू कर दिया था। रोहन और निशा के बीच की दरार ने पहले ही माहौल को अशांत कर दिया था। लेकिन जब हर चीज आर्या के नियंत्रण में लग रही थी, तभी कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ आया, जिसने सभी को चौंका दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रोहन का शक। रोहन, जो पहले निशा को लेकर लापरवाह था, अब उसके बर्ताव में हो रहे बदलावों को नोटिस करने लगा। निशा इन दिनों इतनी शांत क्यों है? उसने खुद से सवाल किया। एक रात, उसने निशा को उसके कमरे में गुमसुम बैठा देखा। क्या हुआ निशा? तुम इस तरह क्यों बैठी हो? निशा ने ठंडी नजरों से उसकी ओर देखा। तुम्हें अब मेरी परवाह क्यों है, रोहन? जब तुमने मुझे धोखा दिया, तब ये सवाल क्यों नहीं किया? रोहन ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर उसे यह महसूस होने लगा था कि निशा के पास शायद कोई ठोस सबूत है।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक गुप्त एजेंट की खोज। रोहन ने अपने विश्वस्त आदमी अमन को बुलाया। मुझे पता लगाना है कि निशा को ये सारे दस्तावेज किसने भेजे। मुझे ये भी शक है कि हमारे घर में कोई अंदरूनी व्यक्ति हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है। अमन ने रोहन को भरोसा दिलाया, मैं ये पता लगाऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़े समय की जरूरत होगी। आर्या ने अमन की गतिविधियों को नोटिस किया। उसे एहसास हुआ कि रोहन कुछ न कुछ बड़ा सोच रहा है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आर्या की सतर्कता। आर्या ने विजय और साक्षी को तुरंत बुलाया। हमें रोहन की हर हरकत पर नजर रखनी होगी। अगर उसने हमारी योजनाओं का सुराग पा लिया, तो ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। साक्षी ने पूछा, हम उसे कैसे रोक सकते हैं? आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हर शिकार को जाल में फंसाने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। हम उसे झूठी सुरागों के पीछे दौड़ाएंगे। अमन की रिपोर्ट। कुछ दिनों बाद अमन ने रोहन को रिपोर्ट दी। मुझे शक है कि कोई बाहरी व्यक्ति तुम्हारी जानकारी निशा तक पहुंचा रहा है, लेकिन ये सब करने वाला बहुत चालाक है। रोहन ने गुस्से में कहा, मुझे नाम चाहिए। मुझे ये भी पता लगाना है कि निशा इन दिनों किन लोगों से मिल रही है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक नया खिलाड़ी। इसी बीच कहानी में एक और नया पात्र सामने आया। यह एक ऐसा व्यक्ति था जो न तो आर्या की टीम का हिस्सा था और न ही रोहन निशा के गुट का। उसका नाम अजय था। अजय एक कुशल जासूस था, जिसे किसी ने आर्या पर नजर रखने के लिए लगाया था। इस लड़की की हर चाल में कोई बड़ी योजना छिपी है, अजय ने खुद से कहा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक अप्रत्याशित मुलाकात। एक दिन अजय ने आर्या का पीछा करते हुए उसे एक गुप्त जगह पर जाते हुए देखा। उसने उसका पीछा किया, लेकिन आर्या ने उसकी मौजूदगी को भांप लिया। आर्या ने एक झटके में पलटकर पूछा, तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अजय ने अपनी पहचान छिपाते हुए कहा, मैं यहाँ गलती से आ गया हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ होंगी। आर्या ने उसे चेतावनी भरे स्वर में कहा, गलती मत करना कि दोबारा मेरा पीछा करो। अजय ने मन ही मन सोचा, ये लड़की जितनी खूबसूरत है, उतनी ही खतरनाक भी। मुझे इससे सतर्क रहना होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। खेल का पलटना। अजय की एंट्री ने कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ ला दिया। अब आर्या, रोहन, निशा और अजय चारों अपने अपने उद्देश्यों के लिए संघर्ष कर रहे थे। आर्या ने अपनी योजना में बदलाव किया। अब हमें तेज और सटीक वार करना होगा। अजय की मौजूदगी हमारे लिए खतरा बन सकती है। हमें उससे पहले उसकी कमजोरियों को पहचानना होगा। क्या अजय आर्या की चालों का पर्दाफाश कर पाएगा, या फिर वह खुद आर्या के जाल में फंस जाएगा? भाग 4, कोर्ट और मीडिया का खेल विस्तारित। आर्या ने अपने अगले कदम के लिए एक बेहद ही नाजुक और चौंकाने वाली योजना तैयार की। उसने तय किया कि अब वह रोहन और निशा को सार्वजनिक रूप से बेनकाब करेगी, लेकिन इसके लिए उसे कानूनी दांव पेच और मीडिया की ताकत का इस्तेमाल करना था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कानूनी लड़ाई की शुरुआत। आर्या ने अपने वकील मोहित को बुलाया। मोहित एक जाना माना वकील था, जो बड़े बड़े केस जीतने के लिए मशहूर था। मोहित, मुझे रोहन और निशा के खिलाफ एक ऐसा केस दायर करना है जो न केवल उन्हें अदालत में फंसाए, बल्कि उनकी सच्चाई भी उजागर करे, आर्या ने ठोस आवाज में कहा। मोहित ने गंभीरता से पूछा, तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है? आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा,
सबूत ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इनके बिना मैं ये कदम नहीं उठाती। आर्या ने रोहन और निशा के अवैध व्यापार और धोखाधड़ी के सभी कागजात, ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो फुटेज मोहित को सौंपे। इन सबूतों का सही इस्तेमाल करो। केस ऐसा होना चाहिए कि उनका बच निकलना नामुमकिन हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मीडिया का मोर्चा। इसी बीच आर्या ने अपनी दोस्त जिया से संपर्क किया। जिया एक प्रभावशाली पत्रकार थी और उसका नाम ईमानदार और साहसी रिपोर्टिंग के लिए जाना जाता था। जिया, मैं तुम्हें एक एक्सक्लूसिव स्टोरी देना चाहती हूँ, आर्या ने कहा। जिया ने उत्सुकता से पूछा, किस तरह की स्टोरी? आर्या ने उसे रोहन और निशा की सच्चाई के बारे में बताया। ये तुम्हारे चैनल के लिए ब्रेकिंग न्यूज होगी, लेकिन इसे ऐसे ढंग से पेश करना कि यह एक सामाजिक मुद्दा बन जाए, न कि सिर्फ एक व्यक्तिगत लड़ाई। जिया ने वादा किया, तुम्हारी बात समझ गई। मैं इसे पूरी ईमानदारी और जोश के साथ दिखाऊंगी। कोर्ट में पहला दिन। अगले ही हफ्ते केस की पहली सुनवाई हुई। कोर्ट में रोहन और निशा के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। मोहित ने अपनी पहली दलील में कहा, माननीय न्यायालय, हमारे पास ऐसे सबूत हैं जो ये साबित करेंगे कि आरोपी ने न केवल धोखाधड़ी की है, बल्कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कई मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाया है। रोहन का वकील तुरंत खड़ा हुआ। यह आरोप बेबुनियाद हैं। हमारे मुवक्किल को फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब मोहित ने कोर्ट में पहला सबूत पेश किया, ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसमें रोहन और निशा अपने गैरकानूनी व्यापार के बारे में बात कर रहे थे, तो कोर्ट में सन्नाटा छा गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मीडिया का हंगामा। कोर्ट से बाहर निकलते ही यह खबर मीडिया में आग की तरह फैल गई। हर न्यूज़ चैनल पर यही चर्चा थी। नामचीन बिजनेसमैन रोहन और उनकी पत्नी निशा पर गंभीर आरोप। पत्रकारों ने रोहन को घेर लिया। रोहन जी, क्या आप इन आरोपों को स्वीकार करते हैं? निशा जी, क्या आप कोर्ट के फैसले का सामना करने के लिए तैयार हैं? लेकिन दोनों ने चुप्पी साध ली। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मीडिया में आर्या का बयान। इस हंगामे के बीच जिया ने आर्या का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रसारित किया। आर्या, आपने ये कदम क्यों उठाया? आर्या ने दृढ़ता से जवाब दिया, ये कदम सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए है जिन्हें इनके जैसे लोगों ने धोखा दिया है। ये लड़ाई सच्चाई को सामने लाने की है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रोहन और निशा की बौखलाहट। रोहन और निशा अब खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। ये लड़की हमारे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कैसे रच सकती है? रोहन ने गुस्से में कहा। निशा ने चिंतित स्वर में कहा, अगर यह सबूत कोर्ट में पेश होते रहे, तो हमारा बचना मुश्किल होगा। हमें कुछ करना होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आर्या की अगली चाल। कोर्ट और मीडिया के इस खेल ने रोहन और निशा की छवि को तहस नहस कर दिया था। लेकिन आर्या यही नहीं रुकी। उसने मोहित और जिया से कहा, ये लड़ाई अभी शुरू हुई है। हमें इन्हें पूरी तरह बेनकाब करना है। निशा का खुलासा। कोर्ट और मीडिया के दबाव में निशा की मानसिक स्थिति कमजोर पड़ने लगी थी। जहां रोहन अपने अहंकार और चालाकी में लिप्त था, वहीं निशा के अंदर का डर और गुस्सा अब बाहर फूटने को तैयार था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंदरूनी घबराहट। निशा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। चारों तरफ केवल अखबारों की सुर्खियां और न्यूज चैनलों की चिल्लाती हुई आवाजें थीं। निशा,
क्या तुम कभी सोच भी सकती थी कि ये सब इस तरह सामने आएगा? उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। आर्या ने निशा को एक ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया था जहां उसका भरोसा खुद पर भी नहीं रहा था। अगर मैं चुप रही तो रोहन मुझे बलि का बकरा बना देगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रोहन से झगड़ा। उस रात निशा ने रोहन से बात की। रोहन, अब ये खेल बंद करो, ये सब हम पर भारी पड़ने वाला है। रोहन ने गुस्से में जवाब दिया, तुम्हारी ये कमजोरी हमें ले डूबेगी। अब समय है मजबूत बने रहने का, न कि टूटने का। निशा की आवाज में एक चिंगारी थी। मजबूत? तुमने मुझे हर बार अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। अब जब सच्चाई सामने आ रही है तो सब मुझ पर थोपने की योजना बना रहे हो। लेकिन याद रखना, मैं ये सहन नहीं करूंगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अतीत के पन्ने। निशा को अपने बीते दिन याद आने लगे जब उसने पहली बार रोहन के साथ इस खेल में कदम रखा था। वह एक साधारण लड़की थी जिसे बड़ी दुनिया की चमक धमक ने बहका दिया था। मुझे लगा था कि यह सब मेरी जिंदगी को बेहतर बनाएगा, लेकिन ये रिश्ता सिर्फ धोखे और लालच पर टिका हुआ था। उसे वह दिन भी याद आया जब रोहन ने उसे आर्या के खिलाफ भड़काया था। आर्या को हटाना जरूरी है, वह हमारे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है, रोहन ने कहा था। निशा ने सोचा था कि वह इस खेल की सिर्फ एक मोहरा है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह खुद एक बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुकी है। आर्या से सामना। अचानक निशा ने एक साहसी कदम उठाने का फैसला किया। उसने आर्या को एक गुप्त संदेश भेजा, हमें मिलना होगा, मुझे तुमसे बात करनी है। आर्या ने ये संदेश पढ़ा और सतर्क हो गई। ये निशा का नया खेल हो सकता है, उसने सोचा। लेकिन आर्या ने मिलने का निर्णय लिया। वह निशा की मानसिक स्थिति को भांप चुकी थी और जानती थी कि वह अब टूटने की कगार पर है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। खुलासे का पल। दोनों एक सुनसान कैफे में मिले। निशा के चेहरे पर थकान और घबराहट साफ झलक रही थी। मुझे तुमसे कुछ कहना है, निशा ने कांपती आवाज में कहा। आर्या ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर तुम सच बोलने आए हो तो सुनने के लिए तैयार हूँ। निशा ने धीरे धीरे रोहन के सारे अपराधों को बयान करना शुरू किया। ये सब रोहन की योजना थी। उसने ही मुझे भड़काया कि तुम्हें रास्ते से हटाना जरूरी है, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारे खिलाफ नहीं था। उसने मुझसे भी झूठ बोला। उसके कई और गंदे राज हैं जिनसे मैं अनजान थी। आर्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, और तुम्हारा क्या? क्या तुमने इस सब में अपनी खुशी से भाग नहीं लिया? निशा ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ, मैंने किया, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं भी एक शिकार थी। रोहन ने मुझे सिर्फ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। संपत्ति और धोखे के राज। निशा ने आर्या को रोहन की छिपी हुई संपत्तियों और उसके अवैध व्यापार की पूरी जानकारी दी। उसके कई अकाउंट्स विदेशों में हैं। वह इन सब का इस्तेमाल अपने गंदे कामों के लिए करता है। आर्या ने सब कुछ ध्यान से सुना और नोट किया। अगर तुम सच में अपनी गलती सुधारना चाहती हो तो मुझे ये सबूत दे दो, आर्या ने कहा। निशा ने एक फोल्डर आर्या को सौंपा। ये सब कुछ तुम्हारे काम आएगा, बस मुझे इस गंदगी से बाहर निकाल लो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगले कदम की तैयारी। आर्या को अब निशा के रूप में एक नया मोहरा मिल चुका था। उसने निशा को भरोसा दिलाया, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें इस खेल से बाहर निकालने में मदद करूंगी।
लेकिन याद रखना, तुम्हारी हर हरकत मेरी नजरों में होगी। निशा ने सहमति में सिर हिलाया। मैं सिर्फ एक नई शुरुआत चाहती हूँ। अगले कदम की तैयारी। आर्या को अब निशा के रूप में एक नया मोहरा मिल चुका था। उसने निशा को भरोसा दिलाया, अगर तुम मेरा साथ दोगी, तो मैं तुम्हें इस खेल से बाहर निकालने में मदद करूंगी। लेकिन याद रखना, तुम्हारी हर हरकत मेरी नजरों में होगी। निशा ने सहमति में सिर हिलाया। मैं सिर्फ एक नई शुरुआत चाहती हूँ। आर्या का अंतिम दांव। आर्या अब अपने खेल के सबसे निर्णायक चरण पर थी। उसने अपने सभी शत्रुओं को घेरने के लिए एक ऐसी योजना तैयार की, जो न केवल चौंकाने वाली थी, बल्कि उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त कर देने के लिए काफी थी। ये दांव सिर्फ चाल नहीं, बल्कि एक ऐसा जाल था जिसमें फंसने के बाद बच निकलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात का सन्नाटा और आर्या की योजना। एक सर्द रात में आर्या अपनी स्टडी में बैठी थी। उसके सामने टेबल पर ढेर सारे दस्तावेज, लैपटॉप और नक्शे बिखरे पड़े थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो स्पष्ट संकेत दे रही थी कि वह कुछ बड़ा करने जा रही है। अब समय आ गया है कि सारे पत्ते खोले जाएं, उसने खुद से कहा। उसने निशा से मिले दस्तावेजों और सबूतों को गहराई से जांचा। ये सब कुछ काफी होगा उन्हें खत्म करने के लिए, उसने मन ही मन सोचा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रोहन और उसके सहयोगियों की चाल। दूसरी तरफ, रोहन और उसके साथी भी आर्या को घेरने के लिए योजनाएं बना रहे थे। आर्या अब बहुत आगे बढ़ गई है। अगर हमने उसे अभी नहीं रोका, तो वह हमें मिटा देगी, रोहन ने अपने गुर्गों से कहा। लेकिन रोहन यह नहीं जानता था कि आर्या उसकी हर चाल पर नजर रखे हुए थी। तुम जितनी भी कोशिश कर लो, रोहन, तुम्हारे पत्ते अब मेरे हाथ में हैं। आर्या ने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर रोहन की गतिविधियां देखते हुए बुदबुदाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मीडिया का इस्तेमाल। आर्या ने एक साहसी कदम उठाया। उसने मीडिया को अपनी योजना का एक हिस्सा बनाया। सच्चाई को उजागर करने का सबसे अच्छा तरीका है इसे जनता के सामने लाना, उसने अपने वकील और सलाहकार से कहा। उसने रोहन और उसके साथी के खिलाफ सबूतों को मीडिया को लीक कर दिया। ये सिर्फ एक शुरुआत है। अब जनता रोहन और उसके गिरोह का असली चेहरा देखेगी। कोर्ट का मास्टर स्ट्रोक। आर्या ने कोर्ट में रोहन के खिलाफ एक बड़ी याचिका दायर की। इसमें न केवल धोखाधड़ी, बल्कि हत्या और संपत्ति के अवैध हड़पने के सबूत भी शामिल थे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आर्या ने एक एक करके सबूत पेश किए। ये दस्तावेज दिखाते हैं कि कैसे रोहन ने मेरी मां की संपत्ति हड़पने के लिए साजिश रची। न्यायाधीश ने जब सबूतों को देखा, तो उनका झुकाव आर्या की तरफ होने लगा। यह मामला बहुत गंभीर है। रोहन और उसके साथियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, न्यायाधीश ने कहा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निशा का बदला हुआ रूप। निशा, जो कभी रोहन की सबसे बड़ी सहयोगी थी, अब आर्या के पक्ष में गवाही देने के लिए तैयार थी। रोहन ने मुझे भी धोखा दिया। मैं उसकी साजिशों का एक हिस्सा थी, लेकिन अब मैं सच्चाई का साथ देना चाहती हूँ, निशा ने कोर्ट में बयान दिया। इस गवाही ने रोहन को चौंका दिया। तुमने मुझे धोखा दिया, निशा, रोहन ने गुस्से में कहा। लेकिन निशा अब डरने वाली नहीं थी। ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है, रोहन, उसने जवाब दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतिम झटका। आर्या ने अपना आखिरी दांव खेला। उसने रोहन की छिपी हुई संपत्ति और अवैध गतिविधियों के पुख्ता सबूत अदालत में पेश किए।
ये दिखाता है कि रोहन ने विदेशों में संपत्ति बनाने के लिए कैसे गैरकानूनी तरीके अपनाए, उसने कहा। रोहन का चेहरा अब साफ तौर पर हार की कहानी बयान कर रहा था। उसकी चालें, उसकी योजनाएं, सब कुछ आर्या के सामने ढेर हो चुकी थी। आर्या की जीत। कोर्ट ने रोहन और उसके साथियों को कड़ी सजा सुनाई। आपकी सभी संपत्तियां जब्त की जाती हैं और आपको आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। आर्या की आंखों में संतोष का भाव था। उसने अपने माता पिता के साथ हुए अन्याय का बदला ले लिया था। ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है, ये सच्चाई की जीत है, उसने खुद से कहा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगला कदम। हालांकि यह लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन आर्या जानती थी कि अभी भी कई चुनौतियां सामने हैं। ये सिर्फ शुरुआत है। मुझे अभी और ऊंचाइयों तक जाना है। अध्याय का अंत। इस अध्याय का अंत आर्या की पूर्ण विजय के साथ होता है। रोहन और निशा की हार, परिवार की बर्बादी और आर्या की शक्ति का प्रदर्शन इस अध्याय को चरम पर ले जाते हैं। क्या आर्या को अब शांति मिलेगी या कहानी में कोई और मोड़ आएगा? दोस्तों, पुनर्जन्म बदले की आग की यह यात्रा यही खत्म नहीं होती। आर्या की कहानी ने हमें ये सिखाया कि हर दर्द, हर संघर्ष के बाद एक नई शुरुआत होती है, लेकिन उसकी राह में आने वाली चुनौतियां और भी दिलचस्प हो सकती हैं। क्या वह अपनी अंतिम लड़ाई में जीत पाएगी या फिर कोई नया मोड़ उसकी परीक्षा लेगा? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आर्या के बदले की आग और कितनी भड़कती है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ख्याली दुनिया पर जल्द ही आएंगे और भी रोमांचक अध्याय, जो आपको बांध कर रखेंगे। तो फिर, क्या आप तैयार हैं आर्या की नई परीक्षा के लिए? लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। ख्याली दुनिया, जहां हर कहानी एक नई दुनिया बनाती है। अध्याय 37। बदले का अंतिम अध्याय। शतरंज की चालें। आर्या ने अपने बदले की लड़ाई को शतरंज के खेल की तरह देखा था। हर चाल गहरी योजना के तहत चली जा रही थी। उसके दिमाग में हर कदम पहले से तय था, और उसकी रणनीति दुश्मनों को उनके ही जाल में फंसाने की थी। पहला कदम, रोहन को आर्थिक संकट में फंसाना। रोहन, जो हमेशा खुद को एक सफल बिजनेसमैन के रूप में पेश करता था, असल में कई कर्जों में डूबा हुआ था। आर्या ने अपनी पहचान छुपाकर एक नकली निवेश कंपनी बनाई, जिसने रोहन को भारी मुनाफे का लालच दिया। उसने अपने जासूसों के जरिए रोहन की कमजोरियों और निवेश की आदतों को गहराई से समझा। नकली निवेश योजनाओं के तहत रोहन ने अपनी सारी पूंजी लगा दी। आर्या ने अपने जाल को इस तरह बुना कि रोहन को धीरे धीरे अपनी संपत्तियां गिरवी रखनी पड़ी। एक रात, जब रोहन अपनी कंपनी के खातों की जांच कर रहा था, तो उसने महसूस किया कि उसका सारा पैसा गायब हो चुका है। ये कैसे हो सकता है? उसने गुस्से में अपनी टीम पर चिल्लाते हुए कहा। लेकिन असल में यह आर्या की चाल थी, जिसने उसे इस बुरी हालत में पहुंचा दिया। दूसरा कदम, निशा को भ्रमित करना। आर्या जानती थी कि निशा उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका लालच और रोहन पर अंधा विश्वास। आर्या ने निशा को भ्रमित करने के लिए गुमनाम संदेश भेजने शुरू किए। रोहन तुम्हारे साथ ईमानदार नहीं है, एक संदेश में लिखा था। दूसरे संदेश में रोहन की झूठी तस्वीरें और उसके गुप्त लेन देन की जानकारी थी। निशा ने शुरुआत में इन संदेशों को नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे संदेश बढ़ते गए, उसका शक गहराने लगा। तीसरा कदम, मीडिया और समाज का इस्तेमाल। आर्या ने मीडिया के जरिए रोहन और निशा की छवि को खराब करने की योजना बनाई। उसने एक गुप्त रिपोर्टर को रोहन की नकली कंपनी और उसकी संपत्ति गिरवी रखने की खबर लीक की।
रोहन मल्होत्रा दिवालिया होने की कगार पर। ये खबर अगले दिन के अखबारों और न्यूज चैनलों की सुर्खी बन गई। इसी बीच आर्या ने अपनी गुप्त पहचान के जरिए समाज के प्रभावशाली लोगों के बीच अफवाहें फैलानी शुरू की। निशा और रोहन के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, ये बातें तेजी से फैलने लगी। रोहन और निशा के बीच तनाव। इन चालों का असर साफ दिखने लगा। रोहन अपनी आर्थिक परेशानियों में उलझा हुआ था और निशा के सवाल उसे और परेशान कर रहे थे। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, रोहन? क्या ये सच है कि तुम्हारा पैसा किसी और महिला पर खर्च हो रहा है? निशा ने गुस्से में पूछा। तुम बेवजह शक कर रही हो, निशा। मेरे पास पहले ही बहुत परेशानियां हैं, रोहन ने चिढ़कर जवाब दिया। आर्या का अगला कदम। अब आर्या का अगला लक्ष्य था रोहन और निशा के बीच दरार को और गहरा करना। उसने धीरे धीरे दोनों को उस स्थिति में पहुंचा दिया जहां वे एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। आर्या ने अपने हर कदम को इस तरह से डिजाइन किया था कि वह अपनी पहचान छुपाते हुए भी अपने दुश्मनों को बर्बाद कर सके। शतरंज की इस बिसात पर वह न केवल एक खिलाड़ी थी, बल्कि वह पूरी बाजी को अपने हिसाब से चला रही थी। दुश्मनों का आपसी टकराव। जब आर्या ने अपने दुश्मनों के बीच दरार डालनी शुरू की थी, तो उसने जानबूझकर उनके स्वाभाविक दोषों और कमजोरियों का इस्तेमाल किया। यह एक कुशल साजिश थी, जहां हर कदम के पीछे एक गहरी सोच थी, और हर झटका दुश्मन को उस पर भरोसा नहीं करने के लिए मजबूर कर रहा था। आर्या की योजना बहुत ही स्पष्ट थी। पहले अपने दुश्मनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करो, फिर उनका खेल खत्म करो। निशा और रोहन के रिश्ते में बिखराव। रोहन और निशा के रिश्ते में पहले ही काफी तनाव था, और अब जब मीडिया की खबरें और अफवाहें उड़ी, तो उनका आपसी विश्वास और कमजोर हो गया। निशा का शक। निशा ने कई बार रोहन से पूछा था, तुम्हारे पैसे कहाँ जा रहे हैं? लेकिन रोहन उसे हर बार यही कहकर चुप करा देता था कि सब कुछ ठीक है। हालांकि निशा के दिल में अब गहरे शक ने घर कर लिया था। रोहन का गुस्सा। दूसरी ओर रोहन को यह महसूस हो रहा था कि निशा उसे दबाव बना रही है और उस पर शक कर रही है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ आदमी था, लेकिन अब वह निशा की चुप्पी और उसके लगातार सवालों से परेशान हो गया था। टकराव। एक दिन जब निशा ने फिर से रोहन से पूछा कि क्या वह किसी और के साथ रिश्ते में है, तो रोहन का गुस्सा पूरी तरह से फूट पड़ा। तुम मुझसे हर समय सवाल पूछ रही हो। क्या तुम विश्वास करती हो मुझ पर या नहीं? तुमने कभी मेरा साथ नहीं दिया, उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। निशा के चेहरे पर चोट का निशान था, लेकिन उसकी आंखों में क्रोध था। अगर तुम सच्चे होते, तो मैं तुमसे ये सवाल न करती। ये वही पल था जब उनके रिश्ते में दरार ने गहरा रूप ले लिया था। अब दोनों के बीच न केवल विश्वास की कमी थी, बल्कि प्यार भी कहीं खो गया था। आर्या की चालें। आर्या जानती थी कि अगर उसे रोहन और निशा के रिश्ते में बिखराव लाना है, तो उसे हर दोनों की व्यक्तिगत कमजोरियों का फायदा उठाना होगा। निशा की असुरक्षा। निशा हमेशा यह महसूस करती थी कि वह रोहन के लिए सिर्फ एक विकल्प थी। उसने कई बार रोहन के साथ अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में बात की थी, लेकिन रोहन ने हमेशा टाल दिया। रोहन का अहंकार। रोहन का अहंकार उसे यह महसूस नहीं होने देता था कि निशा की नजरों में उसकी कद्र कम हो रही है। उसे सिर्फ अपनी दुनिया और अपने काम की चिंता थी। आर्या ने इस असुरक्षा और अहंकार का फायदा उठाते हुए दोनों के बीच के विश्वास को और कम किया।
वह जानती थी कि निशा अपनी भावनाओं को बाहर लाने में संकोच करती है, जबकि रोहन का आत्मविश्वास उसे यह समझने नहीं देता कि वह किस हद तक टूट चुका है। अगला कदम, वित्तीय संकट का फायदा उठाना। जैसा कि आर्या ने योजना बनाई थी, रोहन की आर्थिक हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसकी नकली कंपनी और अनावश्यक निवेशों ने उसे बर्बादी की ओर धकेल दिया था। यह एक और मोहरा था जिसे आर्या ने अच्छे से रखा था। निशा का विश्वास टूटना। जब निशा को ये पता चला कि रोहन के पास पैसा नहीं बचा है, तो उसका गुस्सा और असंतोष और भी बढ़ गया। उसने रोहन से खुलकर कहा, तुम्हारी गलती की वजह से अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकते। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। रोहन का प्रतिरोध, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे लिए पैसों से बढ़कर कुछ नहीं है। रोहन ने गुस्से में कहा, लेकिन अंदर से वह भी घबराया हुआ था। अब आर्या ने महसूस किया कि उसकी योजना सफल हो रही थी। निशा और रोहन के बीच के रिश्ते का अब कोई ठोस आधार नहीं बचा था। दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो चुके थे। आखिरी टक्कर, खींचतान का माहौल। अब जब रोहन और निशा के रिश्ते की दीवार पूरी तरह से ढह चुकी थी, तो आर्या ने और भी कदम बढ़ाए। निशा की कूटनीतिक चालें। निशा ने सार्वजनिक रूप से रोहन को गिराने की योजना बनाई। उसने मीडिया में ये बयान दिया कि रोहन ने उसका साथ नहीं दिया और वह एक धोखेबाज था। रोहन का प्रतिशोध। रोहन ने भी निशा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी। उसने अपनी सारी गलतियों को छिपाने के लिए उन दोनों के रिश्ते को निजी तौर पर खत्म करने का फैसला किया। इस टकराव ने दोनों के बीच का सभी रिश्तों और समझ को समाप्त कर दिया था। अब आर्या का अगला कदम था दोनों को पूरी तरह से बर्बाद करना। आर्या ने अपनी योजना के अगले कदम की ओर बढ़ते हुए दुश्मनों के इस आपसी टकराव से अपने रास्ते को साफ किया। अब दोनों अपने अपने तरीके से संघर्ष कर रहे थे, और आर्या को पूरा यकीन था कि यह सब उसकी शतरंज की चालों का हिस्सा था। न्याय की शुरुआत। आर्या ने जिस तरीके से अपने दुश्मनों को आपस में लड़वाया, उसका प्रभाव अब पूरे परिवार पर स्पष्ट होने लगा था। उसके हर कदम ने निशा और रोहन के बीच की खाई को और गहरा कर दिया था। अब जब आर्या ने अपने दुश्मनों के आपसी झगड़े से पूरा फायदा उठाया था, उसने अगला कदम उठाने की योजना बनाई, न्याय की शुरुआत। आर्या जानती थी कि सिर्फ दुश्मनों के बीच दरार डालना ही काफी नहीं था, उसे न्याय दिलवाने का वक्त आ गया था। ये वह वक्त था जब उसे अपने खोए हुए सम्मान और आत्मसम्मान की वापसी के लिए कानूनी रास्ता अपनाना था। आर्या की तैयारी। आर्या ने पहले ही अपने वकील से संपर्क कर लिया था, जो इस मामले में उसकी मदद करने के लिए तैयार था। वकील आदित्य एक तेज तर्रार और अनुभवी वकील था, जिसे वह अपनी योजना के लिए सही व्यक्ति मानती थी। आदित्य को आर्या का पूरा भरोसा था क्योंकि उसने पहले भी कई बड़े मामलों को सुलझाया था। आर्या ने आदित्य को पूरे मामले का विस्तार से ब्रीफ किया और अपने सभी दस्तावेजों को सही क्रम में प्रस्तुत किया। उसने अपनी योजना के बारे में बताया और आदित्य से कहा, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मुझे मेरे अधिकार मिले। मैंने जिस अपमान को सहा है, उसकी भरपाई होनी चाहिए। आदित्य ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, आर्या, यह मामला बहुत ही पेचीदा है, लेकिन अगर हम सही तरीके से चलते हैं, तो हम उन्हें सजा दिलवा सकते हैं। साक्ष्य जुटाने का काम। अब आर्या को ये समझ में आ गया था कि सिर्फ भावनाओं से काम नहीं चलेगा, उसे ठोस साक्ष्य चाहिए थे। वह अपने कदम को और मजबूत करने के लिए और अधिक साक्ष्य जुटाने लगी। उसने निशा और रोहन के बीच के फोन कॉल,
संदेश और अन्य साक्ष्य इकट्ठा करना शुरू किया। उसने उन सभी गवाहों से भी बात की जो इस रिश्ते और उनके धोखाधड़ी के मामलों के बारे में जानते थे। कुछ गवाहों ने आर्या को अपनी मदद देने का वादा किया, जबकि कुछ डर के कारण खामोश थे। लेकिन आर्या ने समझ लिया था कि हर एक गवाह की भूमिका अहम होगी। कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत। आर्या और आदित्य ने मिलकर निशा और रोहन के खिलाफ मुकदमा दायर किया। यह मामला न केवल व्यक्तिगत धोखाधड़ी का था, बल्कि इससे जुड़े कई गंभीर कानूनी मुद्दे भी थे। आदित्य ने कोर्ट में ये साबित करने की योजना बनाई कि निशा और रोहन दोनों ने मिलकर आर्या के साथ न केवल धोखा किया था, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाया था। कानूनी दस्तावेज तैयार किए गए और मामले की सुनवाई की तारीख निर्धारित की गई। जैसे ही यह मामला कोर्ट में गया, मीडिया ने भी अपनी नजरें आर्या पर डाल दी थीं। अब ये सिर्फ आर्या की लड़ाई नहीं थी, बल्कि पूरे समाज में एक संदेश देने का समय था। कोर्ट की पहली सुनवाई। कोर्ट में पहली सुनवाई के दिन, जब आर्या और आदित्य पेश हुए, तो दोनों का आत्मविश्वास साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। निशा और रोहन के चेहरे पर तनाव था, क्योंकि वे जानते थे कि उनके खिलाफ साक्ष्य अब बहुत मजबूत हो गए थे। माय लॉर्ड, आदित्य ने अदालत में कहा, यह मामला सिर्फ व्यक्तिगत धोखाधड़ी का नहीं है, बल्कि एक बड़े सामाजिक और कानूनी उल्लंघन का है। हमारी क्लाइंट, श्रीमती आर्या, ने अपनी पूरी जिंदगी इस परिवार के साथ बिताई है, और उनके साथ किए गए धोखे ने न केवल उन्हें मानसिक कष्ट पहुंचाया है, बल्कि उनके सम्मान को भी नुकसान पहुंचाया है। निशा और रोहन दोनों इस बात को समझ रहे थे कि उनका वक्त अब खत्म हो चुका था। कोर्ट में एक सख्त वातावरण था, और आर्या ने देखा कि उसका हर कदम सही दिशा में जा रहा था। आर्या की योजना में छुपा असली मकसद। आर्या का मकसद सिर्फ न्याय दिलवाना नहीं था, बल्कि वह एक बड़ा संदेश देना चाहती थी। उसने ये साबित करना चाहा कि कोई भी, चाहे कितना भी ताकतवर हो, अगर वह गलत करता है, तो उसे सजा मिलेगी। आर्या ने ये सब बहुत सोची समझी रणनीति के तहत किया था। मैं नहीं चाहती कि यह मामला सिर्फ मेरे लिए हो, आर्या ने एक दिन आदित्य से कहा। मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे और भी लोग जो कभी अपमानित हुए हैं, वे भी खुद को ताकतवर महसूस करें। हमें ये दिखाना होगा कि समाज में न्याय जरूर मिलेगा, चाहे वह कितना भी कठोर क्यों न हो। आदित्य ने उसकी बातों से सहमति जताते हुए कहा, आर्या, तुम सही कह रही हो। यह मामला सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये समाज की न्याय प्रणाली के ऊपर भी एक बड़ा सवाल है। हम इसे जीतेंगे, और तुमसे वादा करता हूँ कि हर अपराधी को सजा मिलेगी। मीडिया की भूमिका। जैसे जैसे यह मामला कोर्ट में बढ़ता गया, मीडिया ने इस पर कड़ी निगाह रखी। कुछ पत्रकारों ने इस मामले को लेकर आर्या से व्यक्तिगत तौर पर बातचीत की। मीडिया ने उसका पक्ष समर्थन किया और इस मामले को बड़े स्तर पर उठाया। मीडिया में खबर फैलने के बाद निशा और रोहन की स्थिति और भी खराब हो गई। उन्हें यह एहसास हुआ कि अब वे खुद को बचा नहीं सकते थे। आर्या का इरादा मजबूत। आर्या का इरादा अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। वह जानती थी कि उसे अपना अंतिम कदम उठाने के लिए सही समय का इंतजार करना होगा। न्याय की इस शुरुआत ने उसे और भी ताकतवर बना दिया था, और वह अपने दुश्मनों के खिलाफ अपनी लड़ाई जीतने के लिए पूरी तरह तैयार थी। आखिरकार, आर्या ने साबित कर दिया कि सच और न्याय की लड़ाई हमेशा सही रास्ते पर ही जाती है। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन यह उसके लिए एक बड़ी जीत की दिशा में पहला कदम था। न्याय और सच्चाई का सामना। आर्या का संघर्ष अब अपने चरम पर था।
जब से उसने अपने दुश्मनों के खिलाफ न्याय की ओर पहला कदम बढ़ाया था, तब से हर एक दिन उसे यह महसूस हो रहा था कि यह यात्रा जितनी कठिन है, उतनी ही महत्वपूर्ण भी है। अब वह केवल अपनी खुद की लड़ाई नहीं लड़ रही थी, बल्कि वह उन सभी लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष कर रही थी, जो अपने हक के लिए कभी आवाज नहीं उठा पाए थे। इस हिस्से में आर्या के सामने कई ऐसे मोड़ आते हैं जो उसकी इच्छाओं, आस्थाओं और न्याय की परिभाषा को पूरी तरह से चुनौती देते हैं। कोर्ट का माहौल और नयापन। आर्या और आदित्य की रणनीति के अनुसार कोर्ट में सुनवाई का माहौल अब बिल्कुल बदल चुका था। यह मामला अब सिर्फ निजी धोखाधड़ी का नहीं रह गया था, बल्कि इसने एक बड़े सामाजिक मुद्दे को जन्म दिया था। न्याय की यह लड़ाई एक प्रतीक बन चुकी थी। अदालत में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे थे और मीडिया ने इसे अपनी प्रमुख खबर बना दिया था। अब न केवल निशा और रोहन के खिलाफ केस मजबूत हो चुका था, बल्कि आर्या का आत्मविश्वास भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। आदित्य ने अदालत में ये साबित करने की पूरी योजना बनाई थी कि निशा और रोहन ने आर्या के साथ सिर्फ विश्वासघात नहीं किया था, बल्कि उसने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान भी किया था। आदित्य ने कोर्ट में ये कहा, माय लॉर्ड, यह मामला सिर्फ धोखा देने का नहीं है, यह मानसिक उत्पीड़न का भी है। हमारी क्लाइंट ने इस रिश्ते को अपने जीवन का हिस्सा माना था, लेकिन उसकी सारी मेहनत और प्रेम का लाभ सिर्फ धोखेबाजी और विश्वासघात में बदला। सुनवाई के दौरान आदित्य ने निशा और रोहन के बीच के कई संदिग्ध ईमेल, संदेश और रिकॉर्ड को अदालत में पेश किया। ये सारे साक्ष्य आर्या के पक्ष में थे। कोर्ट का माहौल अब आर्या के पक्ष में था और निशा तथा रोहन के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। निशा और रोहन का पलटवार। जैसे जैसे मामला कोर्ट में आगे बढ़ता गया, निशा और रोहन ने अपना बचाव शुरू किया। दोनों ने अदालत में ये साबित करने की कोशिश की कि आर्या को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। उनका कहना था कि सारी साक्ष्य झूठी थी और उनका कोई आधार नहीं था। निशा ने कहा, ये सब महज एक षड्यंत्र है। आर्या ने हमारे रिश्ते को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है, जबकि मैं और रोहन हमेशा से सिर्फ अच्छे दोस्त रहे हैं। हमें झूठे आरोपों में घसीटा जा रहा है, लेकिन अदालत में उनके आरोपों का कोई असर नहीं पड़ा। आदित्य ने उन्हें चुनौती दी, अगर तुम दोनों सिर्फ दोस्त थे, तो ये सारे संदिग्ध संदेश क्यों हैं? और वो सब गवाह जो तुम्हारी बातें जानते थे, क्यों चुप हैं? अदालत में सब कुछ साफ है, और तुम दोनों का हर एक कदम सिर्फ झूठ बोलने का है। रोहन ने चुपके से एक बार फिर निशा की ओर देखा, जो अब काफी घबराई हुई दिख रही थी। आर्या का सामना अपने अतीत से। ये वह समय था जब आर्या को अपने अतीत से भी कुछ सवालों का सामना करना पड़ा। अदालत में सुनवाई के दौरान उसे कई बार अपनी पुरानी यादें ताज़ा करनी पड़ी। वो दिन जब रोहन और निशा के साथ उसके रिश्ते मजबूत थे, जब वह विश्वास करती थी कि उसकी जिंदगी एक खुशहाल पारिवारिक रिश्ते में सिमटी हुई है। लेकिन अब ये सब एक छलावा था। कोर्ट में बैठे हुए आर्या ने सोचा, क्या ये वही लोग थे जिन पर मैंने अपना विश्वास जताया था? क्या ये वही लोग थे जिन्होंने मुझे इतना गहरा दर्द दिया? उसके दिल में एक कड़वी सच्चाई का सामना करने का समय आ चुका था। इसका असर केवल आर्या पर ही नहीं, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति पर भी हुआ। उसे यह समझ में आ गया कि यह न्याय की प्रक्रिया जितनी जरूरी है, उतना ही यह व्यक्तिगत सच्चाइयों का भी सामना कराती है। वह जितनी जल्दी इन सच्चाइयों से निपटेगी, उतनी ही जल्दी वह अपनी जीत को यकीन में बदल सकेगी। कोर्ट में आर्या का बयान। जब कोर्ट में आर्या को बयान देने का मौका मिला,
तो उसने बड़े ही शांत और दृढ़ स्वर में अपना पक्ष रखा। उसकी आवाज में इतनी ताकत थी कि सभी सुनने वालों को यह महसूस हुआ कि वह केवल एक केस नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए खड़ी है। माय लॉर्ड, उसने कहा, यह मामला सिर्फ मेरे व्यक्तिगत दर्द का नहीं है। यह उन सभी लोगों के लिए है जो अपने हक के लिए खड़े नहीं हो पाते। यह उन सभी महिलाओं के लिए है जो हर रोज अपनी आवाज को दबाती हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कोई उन्हें सुनेगा नहीं। यह उन बच्चों के लिए है जो देख नहीं पाते कि उनके माता पिता के बीच क्या गलत हो रहा है। मैं सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रही हूँ, मैं समाज की उस चुप्पी को तोड़ रही हूँ, जो न्याय के सामने खड़ा होने से डरता है। उसकी बातों ने सबको प्रभावित किया। कोर्ट में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। निशा और रोहन को ये बात अंदर तक चुभ गई, क्योंकि आर्या ने उनकी नीयत को सामने ला दिया था। अब ये साफ हो चुका था कि आर्या ने अपने संघर्ष के दौरान जो भी कदम उठाए थे, वे पूरी तरह से न्याय संगत थे। आखिरी वक्त का संघर्ष। कोर्ट में अब आखिरी चरण की सुनवाई चल रही थी। आदित्य ने कहा, माय लॉर्ड, हम अदालत से निवेदन करते हैं कि हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी साक्ष्य और गवाहों के आधार पर इस मामले में दोषियों को सजा दी जाए। हम इस लड़ाई को सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि उन सभी के लिए लड़ रहे हैं, जिनके साथ कभी भी इस तरह का धोखा और विश्वासघात हुआ है। जैसे ही कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाने की तैयारी की, आर्या का दिल धड़क रहा था। उसने आखिरी बार निशा और रोहन की ओर देखा और सोचा, अब ये सब खत्म होगा। मेरी लड़ाई का वक्त आ गया है। ये वह पल था जब आर्या को न्याय मिला, और उसने अपना सब कुछ अपने आत्मसम्मान और सच्चाई के लिए दांव पर लगा दिया था। अदालत ने उसे सही ठहराया, और निशा और रोहन को अपनी करतूतों का हिसाब देना पड़ा। न्याय की जीत। अंत में अदालत ने निशा और रोहन को दोषी करार दिया। उन पर धोखाधड़ी, मानसिक उत्पीड़न और साक्ष्य छिपाने के आरोप लगे। दोनों को सजा सुनाई गई, और आर्या को न्याय मिला। यह आर्या के लिए एक बड़ी जीत थी, लेकिन यह उसके संघर्ष की शुरुआत भी थी। अब वह न केवल अपने लिए, बल्कि उन सभी के लिए लड़ रही थी जो किसी न किसी रूप में अन्याय का शिकार हुए थे। उसकी यह यात्रा अब आगे बढ़ने वाली थी, और उसने ये सिद्ध कर दिया कि न्याय हमेशा अपनी जगह बनाता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। एक नई शुरुआत। आर्या की जिंदगी अब एक नई दिशा में मुड़ चुकी थी। कोर्ट में मिली जीत, उसके आत्मसम्मान की पुनः स्थापना, और उसके व्यावसायिक प्रयासों ने उसे वह जगह दिलाई, जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। वह अपने भीतर की ताकत को पहचान चुकी थी, और अब उसने अपने नए रास्ते पर चलने का मन बना लिया था। समाज में बदलाव लाने का उसका इरादा मजबूत था, और उसके पास अब वह सब था जो उसे अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए चाहिए था। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा घटित हुआ जो आर्या के लिए अप्रत्याशित था। एक दिन, जब वह अपनी कंपनी के कामकाजी मामलों में व्यस्त थी, उसे एक रहस्यमयी फोन कॉल आया। कॉल करने वाले ने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन उसकी आवाज में एक खौफनाक सच्चाई थी। उसने कहा, तुम्हारी जीत सिर्फ एक शुरुआत थी, आर्या। तुम्हारी असली परीक्षा अभी बाकी है। आर्या चौंकी, लेकिन उसने फोन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उस कॉल ने उसके दिल में डर और संकोच की जगह जिज्ञासा और उत्सुकता भर दी। वह जानती थी कि यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी, जिसे नजरअंदाज करना उसके लिए खतरनाक हो सकता था। फिर, अगले ही दिन, उसकी कंपनी के एक महत्वपूर्ण दस्तावेज में एक अनदेखा बदलाव हुआ, जिसे सिर्फ कुछ ही लोगों को एक्सेस था।
किसी ने उसके प्रोजेक्ट की फाइल को तोड़ा था और उसे फिर से अपने ही दिशा में मोड़ दिया था। आर्या के पास ये संकेत था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसके पास इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। ये किसी की साजिश का हिस्सा हो सकता था, या शायद उसका कोई दुश्मन अब अपनी चालें चलने की तैयारी कर रहा था। आर्या ने संकोच किए बिना इसकी तह तक जाने का निर्णय लिया। उसे पता था कि अब वह सिर्फ अपने व्यक्तिगत दुश्मनों से ही नहीं, बल्कि अपने सपनों और भविष्य से जुड़े खतरे से भी जूझ रही थी। उसकी जंग अब सिर्फ अपनी पहचान और अस्तित्व की रक्षा करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह एक बड़े, अनदेखे खतरे से भी लड़ रही थी। क्या ये खतरा उसकी पुरानी साजिशों का परिणाम था, या फिर यह कोई नई शक्ति है जो अब उसके रास्ते में आई है? क्या ये कोई पुरानी जान पहचान है, जिसने उसकी सफलता को बर्दाश्त नहीं किया? या फिर यह कोई नया दुश्मन है, जो अपनी शतरंज की चालें उसके खिलाफ चला रहा है? आखिरकार, एक गहरी सांस लेते हुए, आर्या ने ठान लिया कि वह इस रहस्यमयी खतरे का सामना करेगी, चाहे इसके लिए उसे अपनी सारी ताकत और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल क्यों न करना पड़े। लेकिन जैसे ही वह एक कदम और आगे बढ़ी, उसे एहसास हुआ कि यह केवल उसकी यात्रा का एक और मोड़ था, और असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, आर्या के दिल में एक सवाल गूंज रहा था, क्या मैं इस बार भी अपनी जान की कीमत पर जीत सकूंगी? और तभी उसकी आंखों के सामने एक और राज खुलने वाला था, जो उसकी दुनिया को फिर से हिला देगा। अगला क्या होगा? क्या आर्या इस रहस्यमयी खतरे का सामना कर पाएगी? क्या यह उसके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती साबित होगी, या उसकी ताकत को और भी मजबूत करेगी? ये सवाल अब उसे घेर चुका था, और जवाब पाने के लिए उसे और भी गहरे रहस्यों में उतरना था। कहानी यही खत्म नहीं होती। आर्या के अगले कदम के साथ ही एक नया संघर्ष शुरू होगा। क्या वह फिर से अपने दुश्मनों को मात दे सकेगी, या इस बार उसे हार का सामना करना पड़ेगा? दोस्तों, पुनर्जन्म बदले की आग की यह यात्रा यही खत्म नहीं होती। आर्या की कहानी ने हमें ये सिखाया कि हर दर्द, हर संघर्ष के बाद एक नई शुरुआत होती है, लेकिन उसकी राह में आने वाली चुनौतियां और भी दिलचस्प हो सकती हैं। क्या वह अपनी अंतिम लड़ाई में जीत पाएगी, या फिर कोई नया मोड़ उसकी परीक्षा लेगा? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आर्या के बदले की आग और कितनी भड़कती है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ख्याली दुनिया पर जल्द ही आएंगे और भी रोमांचक अध्याय, जो आपको बांध कर रखेंगे। तो फिर, क्या आप तैयार हैं आर्या की नई परीक्षा के लिए? लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। ख्याली दुनिया, जहां हर कहानी एक नई दुनिया बनाती है। चैप्टर 38, निर्णायक संघर्ष, क्लाइमैक्टिक स्ट्रगल। नए मोर्चे पर युद्ध। आर्या की योजना अब अपने अंतिम चरण में थी। महीनों की मेहनत, विचार और चतुराई से बनाई गई उसकी योजनाएं अब वास्तविकता की ओर बढ़ रही थीं। हर कदम वह सतर्कता से उठा रही थी, क्योंकि उसने अपने दुश्मनों को एक एक करके फंसा लिया था। मगर अब वह मोड़ आ चुका था, जब उसे अपने सबसे बड़े दुश्मन से सीधे तौर पर टकराना था। निशा और रोहन, दोनों ही उसकी जिंदगी के सबसे बड़े खतरों में से थे, और अब वह उन दोनों के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी जंग लड़ने के लिए तैयार थी। आर्या जानती थी कि यह लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी थी। उसे अपनी पूरी शक्ति और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना था, क्योंकि वह किसी को भी हल्के में नहीं ले सकती थी। निशा, जो हमेशा से उसकी प्रतिद्वंदी रही थी, अब और भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी। उसकी महत्वाकांक्षाएं और धोखेबाज हरकतें अब एक बड़ी समस्या बन चुकी थीं। और रोहन, जो कभी उसका भरोसेमंद साथी था, अब पूरी तरह से दुश्मन बन चुका था।
उसके इरादे और उसकी चालें अब आर्या के लिए खतरे की घंटी बन चुकी थी। आर्या ने अपने करीबी साथियों के साथ एक मीटिंग रखी, जिसमें उसने अपनी योजना को अंतिम रूप देने का निर्णय लिया। उस मीटिंग में वे सभी एकत्रित हुए, जिन्होंने उसकी योजनाओं में साथ दिया था, चाहे वह विश्वासघात करने वाले लोगों को खत्म करने की बात हो, या फिर कानून की धारा में उन्हें घेरने की। यह आखिरी दौर है, आर्या ने मीटिंग में कहा। हमने बहुत मेहनत की है, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। हमें खुद को तैयार रखना होगा। निशा और रोहन अब अपने खेल में पूरी तरह से उलझे हुए हैं, और हमें उन्हें एक साथ दबोचने का तरीका खोजना होगा। आर्या ने अपने सभी साथियों को निर्देश दिए कि हर एक को अपनी भूमिका निभानी होगी। उनकी जानकारी के अनुसार, निशा और रोहन दोनों ही एक गहरे साजिश में शामिल थे, जिसे आर्या ने कई महीनों तक धीरे धीरे पकड़ने की कोशिश की थी। अब उसके पास सारे सबूत थे, लेकिन उसे इसे सिद्ध करने के लिए एक योजना की आवश्यकता थी, जो सबको चौंका दे। आर्या का मन पूरी तरह से अपनी योजना में लगा हुआ था, लेकिन फिर भी वह जानती थी कि इस खेल का अंत तभी होगा जब वह अपनी चाल पूरी तरह से सफल बनाएगी। निशा और रोहन दोनों के पास बड़ी ताकत थी, और यह केवल आर्या की चतुराई पर निर्भर था कि वह उन्हें हराकर अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। उसने अपने नेटवर्क से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की थी, जो उसके लिए निर्णायक साबित हो सकती थी। उसे यह पता चला था कि रोहन ने कुछ खास लोगों से संपर्क किया था और कुछ गहरे राजनीतिक मामलों में घुसपैठ की थी। इस जानकारी को हासिल करने के बाद, आर्या ने निर्णय लिया कि अब समय आ चुका था कि वह खुद को पूरी तरह से राजनीति और कानून की चालों में भी सिद्ध कर सके। आर्या ने एक नया कदम उठाने की ठानी, और वह जानती थी कि इस युद्ध में किसी भी मोर्चे पर एक गलती भी उसके लिए बहुत महंगी साबित हो सकती थी। उसने अपने सभी साथियों को चुपचाप काम करने का आदेश दिया और अपनी योजना को एक नई दिशा देने की तैयारी शुरू कर दी। इस बीच, आर्या की एक और योजना थी, जो उसके दुश्मनों को अंदर से कमजोर कर सकती थी। उसे मालूम था कि निशा का आत्मविश्वास एक अहम बिंदु था, और अगर वह उसे अंदर से तोड़ सकी, तो उसके सारे हथियार कमजोर हो जाएंगे। आर्या ने निशा के साथ एक रणनीतिक संबंध बनाने का प्रयास किया, ताकि वह उसके मनोबल को कमजोर कर सके और उसकी सारी योजना को नष्ट कर सके। निशा, जो हमेशा से आत्मविश्वास से भरी रहती थी, आर्या की इस चाल को नहीं समझ पाई। वह आर्या के सामने आने वाले खतरे का अंदाजा नहीं लगा पाई थी। यह आर्या की मास्टर स्ट्रोक थी, जिसे उसने पूरी चतुराई से खेला था। निशा अब एक बड़ी उलझन में थी। इस दाव के कारण उसके पास अपने कदम पीछे खींचने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। आर्या के मन में यह विचार था कि युद्ध केवल बाहरी तौर पर नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी लड़ा जाता है। उसने जान लिया था कि जितना महत्व उसे अपनी शक्ति को बढ़ाने में था, उतना ही महत्व अपने दुश्मनों को कमजोर करने में भी था। यही उसका लक्ष्य था। अब आर्या को ये सुनिश्चित करना था कि रोहन और निशा दोनों की योजनाएं विफल हो जाएं, और इसके लिए उसे हर मोर्चे पर हमला करने की तैयारी करनी थी। ये चक्रव्यूह केवल आर्या की नहीं, बल्कि उसके दुश्मनों की भी आखिरी परीक्षा थी। किसी को भी यह नहीं पता था कि आर्या की चाल आखिरकार किस दिशा में मुड़ेगी और किसे इसका शिकार बनाएगी। वह जानती थी कि केवल एक पल की गलती से उसका पूरा खेल बदल सकता था। अब युद्ध केवल आर्या का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का बन चुका था। आर्या और निशा का आमना सामना। आर्या के मन में केवल एक विचार था, निशा को हर हाल में हराना। ये लड़ाई अब केवल प्रतिद्वंदिता नहीं,
बल्कि एक व्यक्तिगत संघर्ष बन चुकी थी। दोनों के बीच का द्वंद्व अब केवल ताकत और सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि विश्वास, धोखे और आत्मसम्मान की जंग बन चुका था। यह आमना सामना दोनों के लिए ही एक निर्णायक मोड़ था, जो न केवल उनकी इच्छाओं को निर्धारित करेगा, बल्कि उनके भविष्य का रास्ता भी तय करेगा। निशा, जो हमेशा से ही चतुर और कुटिल रही थी, अब आर्या के खिलाफ अपनी पूरी शक्ति और दिमाग का इस्तेमाल कर रही थी। उसकी साजिशें और चालें हर पल बदल रही थी, और वह जानती थी कि यदि उसने आर्या को अब कमजोर कर दिया, तो उसकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। लेकिन आर्या के लिए यह एक अलग तरह की चुनौती थी। वह केवल अपनी प्रतिद्वंद्वी से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से भी युद्ध कर रही थी। उसे इस जंग में जीतने के लिए अपने अंदर के भय, संकोच और हर तरह की उलझन को पार करना था। आर्या ने निशा को अपने जाल में फंसाने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया था। उसने निशा को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा किया, जहां वह खुद को बचाने के लिए कुछ भी करने को मजबूर हो जाती। आर्या ने निशा को इस तरह से मानसिक रूप से घेर लिया था कि निशा को पता ही नहीं चला कि वह खुद ही अपनी बेड़ियां बना रही थी। यह आर्या की चतुराई थी कि उसने निशा को उसकी कमजोरी का एहसास कराया, जो उसे बहुत महंगा पड़ने वाला था। निशा ने भी आर्या की चालों को समझते हुए जवाबी कदम उठाए थे, लेकिन उसके पास जो भी योजनाएं थीं, वे आर्या की चालों के सामने बेमानी साबित हो रही थी। आर्या की सोच इतनी पैनी और दूरदर्शी थी कि निशा की हर योजना पहले से ही उसकी पकड़ में थी। निशा के लिए यह एक कठिन स्थिति थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि आर्या इतनी कुशलता से उसकी साजिशों का पर्दाफाश कर देगी। एक दिन, जब दोनों का आमना सामना हुआ, तो स्थिति और भी तंग हो गई। यह मुलाकात एक संघर्ष में बदल गई, जो सिर्फ शब्दों और विचारों से नहीं, बल्कि भावनाओं और आत्मविश्वास से लड़ा जा रहा था। दोनों के बीच की बातचीत अब एक युद्ध बन चुकी थी, जिसमें हर शब्द के पीछे एक शिकार की तलाश थी। आर्या ने निशा को न केवल उसके धोखेबाज रूप में सामने रखा, बल्कि उसे उसके अतीत से जोड़कर भी दिखा दिया कि उसने कैसे अपनी कुटिल योजनाओं से सभी को धोखा दिया था। निशा, जो पहले से ही अपने अपराधों के प्रति अनजान थी, अब अपने किए हुए हर काम पर सोचने लगी थी। आर्या ने निशा के सामने उसे जिस तरह से पेश किया था, वह उसकी नज़र में असहनीय था। लेकिन आर्या जानती थी कि वह एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के बजाय दोनों के बीच एक गहरी मानसिक जंग जीत चुकी थी। निशा अब अपनी छवि को बचाने के लिए बेताब थी, और आर्या की बातों ने उसे एक चक्रव्यूह में फंसा दिया था, जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तुमने कभी नहीं सोचा था, निशा, आर्या ने अपनी आंखों में ठंडक भरते हुए कहा, तुम जो दूसरों से उम्मीद करती थी, वही अब तुम्हारे खिलाफ हो रहा है। तुमने हमें धोखा दिया, और अब तुम्हारी चालें तुम्हारे लिए जाल बन चुकी हैं। निशा चुप थी, उसकी आंखों में तनाव था, लेकिन आर्या की बातों ने उसे भीतर तक झकझोर दिया था। वह जानती थी कि आर्या ने उसे पूरी तरह से मात दे दी थी, और अब उसकी हर एक चाल केवल समय की देरी भर थी। तुमने मुझे कभी समझा नहीं, निशा ने अपनी आवाज में गुस्से के साथ कहा। तुमने सोचा कि तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम नहीं जानते कि जो कुछ भी मैंने किया, वह मेरे लिए था। तुमने मेरी अहमियत को कभी नहीं समझा। आर्या ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम खुद को बड़ी समझ रही हो, लेकिन याद रखो, निशा, हर कदम जो तुमने उठाया है, वह तुम्हारे ही खिलाफ काम करेगा। तुमने जो कुछ भी किया है, उसका हिसाब अब तुम्हें देना होगा। ये संवाद अब केवल शब्दों की लड़ाई नहीं थी,
बल्कि एक मानसिक युद्ध में बदल चुका था। आर्या ने निशा को पूरी तरह से घेर लिया था, और निशा के पास अब कोई ठोस जवाब नहीं था। उसकी सारी कुटिलता, सारी साजिशें अब उजागर हो चुकी थीं। आर्या ने उसे उस मोड़ तक पहुंचा दिया था, जहां से वापस लौटना संभव नहीं था। निशा को अब ये समझ में आ रहा था कि आर्या ने उसे कितनी शातिर तरीके से मात दी है। वह जो सोच रही थी, वह अब पूरी तरह से उलट चुका था। आर्या की चालें ऐसी थीं कि अब निशा को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। आर्या के जाल में फंसी निशा अब केवल अपनी हार को देख सकती थी। यह आमना सामना केवल एक पल का था, लेकिन इसका प्रभाव निशा और आर्या की जिंदगी पर हमेशा के लिए पड़ने वाला था। धमाका और दिलचस्प मोड़। निशा और आर्या के बीच की लड़ाई अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। दोनों की ताकतें, उनकी चालें और उनके दिलों की जंग अपने चरम पर थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि अगले पल क्या होगा। जिस शांत और कूटनीतिक ढंग से आर्या ने निशा को हर कदम पर मात दी थी, अब वह पूरी तरह से नियंत्रण में थी। लेकिन जिस मोड़ की आर्या को उम्मीद थी, वही मोड़ उसे उलझा गया। एक दिन, जब आर्या अपनी जीत की ओर बढ़ रही थी, अचानक एक धमाका हुआ, जो सबको चौंका देने वाला था। वह धमाका बाहरी नहीं, बल्कि आर्या के अपने घर के भीतर था। ये धमाका उसकी योजनाओं और उसके आत्मविश्वास को हिला देने वाला था। उसकी माँ, कमिनी, जिसे आर्या ने पूरी तरह से नकार दिया था, अचानक सामने आ गई। यह उसके लिए किसी अजीब मोड़ से कम नहीं था। कमिनी का एक पुराना दोस्त, जो अब एक ताकतवर उद्योगपति बन चुका था, अचानक आर्या के सामने आ गया। इस व्यक्ति ने आर्या की योजनाओं को जड़ से हिला दिया। आर्या के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि उसके खुद के परिवार से ही उसे ऐसा सामना करना पड़ेगा। ये व्यक्ति, जिसका नाम समीर था, एक कूटनीतिज्ञ था और बहुत ही चालाकी से अपने खेल में आर्या को फंसा रहा था। समीर के पास आर्या के खिलाफ ऐसा गुप्त जानकारी का खजाना था, जो आर्या के सारे प्लान्स को तहस-नहस कर सकता था। उसकी चालें इतनी शातिर थीं कि आर्या भी उसकी रणनीति को तुरंत पहचान नहीं पाई। आर्या ने अब तक जो रणनीति बनाई थी, उसमें एक बड़ी खामी छुपी हुई थी, और वह खामी समीर के हाथ में थी। समीर ने अपने संपर्कों को इतना मजबूत किया था कि अब वह आर्या को एक ऐसी स्थिति में ला खड़ा करने वाला था, जहां से वह पलट भी नहीं सकती थी। आर्या को ये समझ में आ गया कि यह धमाका उसका नहीं, बल्कि उसके परिवार का खेल था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी माँ की चालें इतनी गहरी होंगी। लेकिन अब समय आ चुका था कि आर्या इस नए दुश्मन को अपनी समझ और सूझबूझ से हराए। समीर ने आर्या को एक नई चुनौती दी थी, जिसे न केवल उसे हराना था, बल्कि उसके साथ अपनी पहचान और सत्ता को भी बचाना था। सभी जानते थे कि आर्या अब तक बहुत कुशल रणनीतिकार रही थी, लेकिन यह नया मोड़ उसकी ताकतों को एक नई परीक्षा में डालने वाला था। आर्या की अपनी माँ की योजना, जो वर्षों से दबी हुई थी, अब सामने आ चुकी थी। आर्या को यह एहसास हुआ कि वह अब केवल निशा से नहीं, बल्कि अपने ही परिवार से भी जूझ रही थी। इस संघर्ष में उसका आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती थी, लेकिन क्या वह इस चुनौती को पार कर पाएगी? समीर ने आर्या को चुनौती दी थी कि यदि वह अब भी अपने परिवार और साम्राज्य को बचाना चाहती है, तो उसे समीर के सामने कुछ बड़े फैसले लेने होंगे। लेकिन ये सिर्फ एक व्यापारिक मामला नहीं था। समीर ने आर्या को खेल में शामिल होने का आमंत्रण दिया था, जिसमें हार या जीत का कोई स्पष्ट परिणाम नहीं था।
ये खेल अब केवल पैसे, सत्ता और राजनीति का नहीं था, बल्कि एक दिलचस्प मोड़ के रूप में व्यक्तित्व, परिवार और व्यक्तिगत संघर्ष का भी बन चुका था। समीर की चालें इतनी गहरी थीं कि आर्या को हर कदम पर यह महसूस हो रहा था कि वह अब एक गहरे दलदल में फंस चुकी है। उसने अब तक अपनी माँ की छवि को केवल एक दुश्मन के रूप में देखा था, लेकिन अब उसे यह एहसास हो रहा था कि कमिनी न केवल उसके लिए एक मुसीबत थी, बल्कि उसकी सबसे बड़ी चुनौती भी थी। आर्या अब अकेली नहीं थी, उसे अपने अतीत से भी जूझना था। उसका सामना सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा, अपने परिवार और अपने विश्वासों से भी था। वह जानती थी कि यह धमाका और मोड़ केवल उसका ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार का संघर्ष था, और अब वह उस संघर्ष को जीतने के लिए पूरी ताकत से तैयार थी। आर्या की यह जंग अब केवल व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि यह उसके परिवार, उसके आत्मविश्वास और उसकी पूरी पहचान की लड़ाई बन चुकी थी। ये तो बस शुरुआत थी, और आर्या को यह मालूम था कि इस जंग में हर कदम बहुत सावधानी से उठाना होगा, क्योंकि अगला कदम न केवल उसकी भविष्यवाणी करेगा, बल्कि उसके अस्तित्व का सवाल भी बन सकता था। रणनीति का अंतिम कदम। आर्या का संघर्ष अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। हर कदम पर उसे नया मोड़ मिल रहा था, और यह महसूस हो रहा था कि अब ये केवल व्यक्तिगत दांव पेंच नहीं थे, बल्कि एक पूरी लड़ाई थी जो उसके अस्तित्व, परिवार और साम्राज्य की सुरक्षा के लिए थी। समीर के साथ मुठभेड़ के बाद आर्या को ये समझ में आ गया था कि उसे अब एक निर्णायक रणनीति की जरूरत थी। वह रणनीति जो उसके दुश्मनों को पूरी तरह से हरा सके और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा सके। ये रणनीति आखिरी कदम था, जिसे आर्या ने बहुत सोच समझकर तैयार किया था। आर्या ने इस अंतिम कदम को साधारण तरीके से नहीं लिया था। वह जानती थी कि इस बार उसे हर एक फैसला, हर एक कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। समीर की चालों को नाकाम करने के लिए आर्या को अपनी पूरी शक्ति और रणनीतिक समझ का उपयोग करना था। लेकिन एक चीज थी जो आर्या के दिमाग में घूम रही थी, ये केवल उसकी जीत नहीं थी, बल्कि वह अब अपने परिवार के लिए भी ये लड़ाई लड़ रही थी। समीर और कमिनी के खिलाफ ये युद्ध केवल सामरिक नहीं था, बल्कि एक भावनात्मक और मानसिक युद्ध भी था। आर्या ने सबसे पहले अपनी टीम को पूरी तरह से तगड़ा किया। हर एक व्यक्ति जो उसके इर्द गिर्द था, उसे इस अंतिम संघर्ष के लिए तैयार किया गया था। एक और जहां आर्या के पास व्यापारिक ताकत थी, वहीं उसकी समझ और चालाकी से वह ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि हर एक कदम सटीक तरीके से चले। उसके पास पूरी जानकारी थी कि समीर और कमिनी की कमजोरियां क्या थीं। वह जानती थी कि अब वक्त आ चुका था जब उसे अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना था। आर्या ने सबसे पहले कमिनी के खिलाफ एक खुफिया योजना तैयार की। कमिनी, जो पहले ही आर्या के खिलाफ अपने जाल बिछा चुकी थी, अब एक बड़ी धोखाधड़ी की योजना बना रही थी। आर्या ने जानबूझकर कुछ फैसले लिए जिनसे कमिनी को लगा कि उसकी योजना कामयाब हो रही है। लेकिन ये केवल एक छलावा था। आर्या ने कमिनी की योजनाओं को अपनी चाल से नष्ट करने का प्लान तैयार किया, और इसके लिए उसने अपने सबसे विश्वसनीय लोगों को काम पर लगा दिया। समीर, जो अब आर्या की हर रणनीति को नाकाम करने के लिए पूरा जोर लगा रहा था, आर्या के जाल में फंसने वाला था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन आर्या ने उसे हर कदम पर चकमा दिया। समीर के पास भी कई जानकारियां थीं, लेकिन आर्या की रणनीति ने उसे कमजोर कर दिया था। आर्या ने समीर के संपर्कों को धीरे धीरे अपनी तरफ खींच लिया, और समीर को यह एहसास ही नहीं हुआ कि उसके अपने लोग अब उसके खिलाफ काम कर रहे थे। वह अपने ही जाल में फंस चुका था।
अब यह आर्या का वक्त था। उसने समीर और कमिनी को पूरी तरह से अपनी चालों में फंसा लिया था। आर्या ने उन्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। समीर और कमिनी को ये समझ में आ गया था कि अब वे आर्या के आगे बचे नहीं रह सकते। लेकिन यह उनका अंतिम पल था। आर्या ने अपने इस अंतिम कदम को इतना मास्टर स्ट्रोक बनाया था कि अब समीर और कमिनी की सारी ताकत और सामर्थ्य छिन चुकी थी। आर्या का आत्मविश्वास अब शिखर पर था। उसने न केवल अपनी रणनीति को सफल बनाया, बल्कि उसने अपने परिवार और साम्राज्य को भी बचा लिया। समीर और कमिनी दोनों को आर्या ने एक साथ नष्ट कर दिया था, और यह केवल उसकी कूटनीतिक चालों का परिणाम था। अब आर्या के पास हर मोर्चे पर जीत थी। उसकी ताकत का एहसास हर किसी को हो चुका था, और वह अब पूरी तरह से अपने लक्ष्य के करीब पहुंच चुकी थी। लेकिन ये केवल एक शुरुआत थी। आर्या जानती थी कि उसकी जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। ये सिर्फ एक कदम था, और अगले कदम में उसे और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना था। लेकिन उसने इस बार जो कदम उठाया था, उससे उसे यकीन हो गया था कि वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है। उसका यह अंतिम कदम केवल उसकी रणनीतिक सफलता का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह उसके आत्मविश्वास और उसकी ताकत का एक प्रतीक बन चुका था। आर्या ने अब तक जितने भी फैसले लिए थे, वे सब उसे इस मोड़ तक ले आए थे। लेकिन उसके सामने अब भी कई चुनौतियां थीं। हर कदम को और भी मजबूत और सटीक तरीके से उठाने की जरूरत थी। और यही आर्या के लिए अगला कदम था, एक नई चुनौती, एक नया मोड़, और एक नई जीत की ओर। एक नया मोड़ और संदेह। जैसे ही आर्या ने समीर और कमिनी के खिलाफ अपनी अंतिम चाल को पूरा किया, और उन्हें अपनी रणनीति से परास्त किया, उसे लगा कि वह अब शांति से अपने साम्राज्य और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। लेकिन वह गलत थी। एक नई आंधी उसकी राह में आ खड़ी हुई थी, जिससे न केवल उसके पूरे साम्राज्य को खतरा था, बल्कि उसकी खुद की योजना भी डगमगा सकती थी। आर्या ने अपने सारे दुश्मनों को हराने के बाद एक पल के लिए राहत की सांस ली थी। हालांकि उसका दिल अब भी अशांत था। उसे यह महसूस हो रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। ये शांति स्थायी नहीं हो सकती थी। एक गहरी चिंता ने उसे घेर लिया था। वह अपने इर्द गिर्द के हर व्यक्ति को सही से परखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी को भी शक की नज़र से देखना उसके लिए आसान नहीं था। आर्या ने अपने साथियों को फिर से पूरी तरह से संदेह की नज़र से देखा, क्योंकि उसे यह महसूस हो रहा था कि शायद कुछ और खुफिया जाल छिपे हुए थे, जिनसे उसका सामना अभी बाकी था। आर्या को संदेह हो रहा था कि समीर और कमिनी के हारने के बावजूद उनके लोग कहीं न कहीं उसके खिलाफ काम कर रहे हो सकते थे। क्या ये संभव था कि समीर की हार के बाद भी उनके कुछ समर्थक आर्या की योजना में किसी प्रकार की खलल डालने की कोशिश कर रहे हों? क्या अब भी कुछ ऐसा था जो वह देख नहीं पा रही थी? इन सवालों ने उसे बेचैन कर दिया था, और वह एक बार फिर से अपने विश्वास पात्रों को परखने लगी। उसकी चिंता को और बढ़ाने वाली बात यह थी कि अब मीडिया और कोर्ट के कुछ ताकतवर लोग भी उसकी राह में आ खड़े हुए थे। पहले समीर और कमिनी की साजिशों ने उसे परेशान किया था, लेकिन अब उसने महसूस किया कि एक नया खतरा सामने आ खड़ा हुआ था। मीडिया ने अचानक ही उसके और उसके परिवार के खिलाफ सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। क्या ये सिर्फ संयोग था, या इसके पीछे किसी की हाथ थी? आर्या ने इस पर गहरी नजर डालनी शुरू की। आर्या को महसूस हो रहा था कि उसका हर कदम अब जरा सी लापरवाही से भी गलत दिशा में जा सकता है। किसी भी कदम का असर अब और भी बड़ा हो सकता था।
क्या उसके भरोसेमंद सहयोगी और परिवार भी उसे धोखा दे सकते थे? क्या उसके आसपास की निष्ठा अब संदेह की चपेट में आ चुकी थी? इस ख्याल ने उसकी सोच को और भी जटिल बना दिया था। उसने महसूस किया कि किसी भी युद्ध में शत्रु के साथ साथ मित्रों पर भी शक करना जरूरी होता है, और अब उसे यह अपने साथियों और परिवार के बारे में सोचना था। आर्या के पास एक रणनीति थी, लेकिन वह ये जानती थी कि उसकी रणनीति तभी सफल हो सकती थी जब वह हर स्थिति और हर व्यक्ति को अच्छे से परखे। जो लोग उसके साथ थे, क्या वे सच में उसके साथ थे, या फिर उनमें से कुछ ने अपनी योजना को उसके खिलाफ मोड़ दिया था? इन सवालों ने आर्या की नींद उड़ा दी थी। उसने अपनी पूरी टीम को फिर से एक जगह बुलाया और उन्हें चेतावनी दी कि किसी भी तरह की गलती अब माफ नहीं की जाएगी। आर्या के इस संदेह ने उसके आसपास के वातावरण को बदल दिया। अब उसकी आंखें और कान दोनों चौकस थे। हर व्यक्ति की हर एक गतिविधि पर उसकी नज़र थी। वह ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि उसे किसी भी तरह से धोखा न मिले, और वह हर कदम बहुत सावधानी से उठाना चाहती थी। साथ ही, इस संदेह ने आर्या को एक नई दिशा भी दी। वह अब केवल शतरंज के खेल को खेलने की बजाय खुद एक ऐसे खिलाड़ी की तरह व्यवहार करने लगी थी जो हर एक कदम को पहले से कई बार सोचे। अब उसे केवल बाहरी दुश्मनों से ही नहीं, बल्कि अपने भीतर के अज्ञात खतरों से भी निपटना था। इस संकट ने उसे और भी सशक्त बना दिया था, लेकिन ये भी साफ था कि यह खेल अब केवल बाहरी दुश्मनों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक आंतरिक और मानसिक युद्ध बन चुका था। आर्या के मन में इस नए मोड़ ने उसे यह समझा दिया कि अब उसे अपनी पूरी शक्ति और चतुराई से काम लेना होगा। उसके दुश्मन पहले ही उसे धोखा देने में सफल हो चुके थे, और अब वह इसे फिर से होने से रोकने के लिए तैयार थी। उसने ये तय किया कि वह किसी भी कीमत पर अपने साम्राज्य को बचाएगी और अपने दुश्मनों को पूरी तरह से नष्ट करेगी, चाहे इसके लिए उसे किसी भी प्रकार का बलिदान क्यों न देना पड़े। साथ ही, एक सवाल उसे बार बार परेशान कर रहा था। क्या वह अपनी पूरी दुनिया में छुपे हुए खतरों से निपटने में सफल हो पाएगी, या फिर उसे एक और बड़ा धोखा मिल सकता है? आखिरकार, जब आर्या अपनी योजना के अगले कदम की ओर बढ़ने वाली थी, एक और बड़ा मोड़ आया। एक अजनबी व्यक्ति ने उसे एक संदेश भेजा, जिसमें लिखा था, तुम्हारी योजना पहले से ही पूरी तरह से विफल हो चुकी है। आर्या के दिल की धड़कन तेज हो गई। कौन था यह व्यक्ति, और उसके पास ऐसी कौन सी जानकारी थी जिसे आर्या ने नहीं जाना था? यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है, लेकिन यह सवाल बाकी रहता है कि आर्या का अगला कदम क्या होगा। उसके दुश्मन कहाँ तक उसकी योजना को नाकाम कर देंगे? क्या वह अपने सबसे बड़े दुश्मन को हराने में सफल होगी, या ये रहस्य उसकी मुसीबतों को और बढ़ा देगा? दोस्तों, पुनर्जन्म बदले की आग की यह यात्रा यही खत्म नहीं होती। आर्या की कहानी ने हमें ये सिखाया कि हर दर्द, हर संघर्ष के बाद एक नई शुरुआत होती है, लेकिन उसकी राह में आने वाली चुनौतियां और भी दिलचस्प हो सकती हैं। क्या वह अपनी अंतिम लड़ाई में जीत पाएगी, या फिर कोई नया मोड़ उसकी परीक्षा लेगा? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आर्या के बदले की आग और कितनी भड़कती है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ख्याली दुनिया पर जल्द ही आएंगे और भी रोमांचक अध्याय, जो आपको बांध कर रखेंगे। तो फिर, क्या आप तैयार हैं आर्या की नई परीक्षा के लिए? लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। ख्याली दुनिया, जहां हर कहानी एक नई दुनिया बनाती है।